गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा में हम पोस्ट मिड टर्म सिलेबस के प्रथम भाग को पढ़ने जा रहे हैं। यह हमारे बसंत पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ है, जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। इस कविता की शुरुआत करने से पहले हम कुछ विशेष बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने प्रकृति के मनोरम दृश्य का वर्णन किया है। जाड़े की ठिठुरती हुई शाम का उन्होंने चित्रण किया है। जैसा कि कवि ने शीर्षक में शाम का जिक्र किया है, और ये कैसी शाम है, तो ये जाड़े की शाम है। और उन्होंने पाठकों के सामने बहुत ही सुंदरता के साथ प्रकृति का चित्रण किया है। तो चलते हैं इस कविता की शुरुआत करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज के चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। इस कविता की शुरुआत करने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए, इस कविता के कठिन शब्द क्या क्या है। पहला है साफा, दूसरा चिल्लम, तीसरा चादर सी, चौथा दहक रही है, और पांचवा पलाश, छठा है अंगीठी, और सातवां है सिमटा हुआ, और नौवां है हमारा औंधी। तो आइए, इस कठिन शब्द का क्या अर्थ है, इसको हम जान लेते हैं। तो साफा का अर्थ है सिर पर बांधने वाली पगड़ी। जैसे कि किसान या अन्य कोई पुरुष या बुजुर्ग कह सकते हैं, वो अपने सिर पर पगड़ी धारण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, साफा कहा जाता है। चिल्लम का अर्थ है हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु। हुक्के के ऊपर एक वस्तु रखी जाती है, आगनुमा वस्तु, उसको क्या कहते हैं, चिल्लम कहते हैं। चादर सी का अर्थ है चादर के समान। दहक रही का अर्थ है जल रही है। पलास क्या है, पलास का अर्थ है ये एक प्रकार का वृक्ष है जिस पे लाल लाल फूल लगते हैं, और ये अधिकांश जंगलों में देखने को मिलते हैं। सिमटा का अर्थ है दुबका हुआ। गल्ले सा का अर्थ है समूह के समान, अर्थात इसे झुंड के समान भी कह सकते हैं। औंधी का अर्थ है उल्टी। अंगीठी का अर्थ है अग्नि पात्र, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि आग रखने का या पात्र कह सकते हैं। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं कि प्रकृति का वर्णन कवि ने किस रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। तो आकाश का साफा बांधकर सूरज के चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़। यहाँ कवि ने पहाड़ और अन्य प्रकृति रूपों का मानवीकरण किया है। जैसा कवि को कल्पना करते हैं, कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि वो पाठकों के सामने बताते हैं कि किसान पहाड़ किस रूप में दिखाई दे रहा है, वो किसान के रूप में दिखाई दे रहा है। अर्थात कवि ने पर्वत को पहाड़ रूपी किसान के रूप में दर्शाया है। यहाँ कवि ने कैसी शाम का जिक्र किया है, तो ठंडी ठिठुरती हुई शाम का उन्होंने जिक्र किया है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो
पहाड़ जो है एक मानव रूपी किसान की तरह नजर आ रहा है। कभी इस प्रकार कल्पना करते हैं। उसने आकाश को साफी की तरह बांध रखा है। किसने? तो पहाड़ रूपी किसान ने। यहाँ कवि कल्पना कर रहे हैं। पहाड़ क्या है? ये कवि को एक किसान के रूप में चित्रित यहाँ उन्होंने किया है। और उन्होंने अपने सिर पे जो पगड़ी है वो कैसी प्रतीत है? मानो वो साफे की तरह दिख रही है। ये आकाश मानो उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा? साफे के समान दिखाई दे रहा है। आगे की लाइनों में हम चलते हैं। सूरज के चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़। यहाँ चिल्लम किसे दिखाया जा रहा है? यहाँ सूरज को चिल्लम के रूप में दर्शाया जा रहा है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ रूपी जो किसान है वो सूरज के चिल्लम को खींचता हुआ यानी कि पीता हुआ दिख रहा है। यानी कि वो पहाड़ रूपी किसान जो है अपनी ठंड को दूर करने के लिए सूरज रूपी चिल्लम को खींच रहा है। अर्थात जैसे कि चित्र में दिख रहा है हमें कि सूरज जो है उस पहाड़ रूपी किसान के सामने ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसे मानो वो सूरज रूपी चिल्लम को क्या कर रहा है? अपनी ठंड को दूर करने के लिए पी रहा है। आगे देखते हैं। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। यहाँ पर नदी को किसके रूप में दिखाया गया है? तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है या कवि कल्पना करते हैं कि उनके घुटनों पर जो चादर पड़ी है वो नदी जो है वो चादर के समान दिखाई दे रही है। अर्थात जो नदी सफेद रूपी नदी उन्हें कैसे दिखाई दे रही है? जैसे पहाड़ रूपी किसान ने अपनी ठंड को दूर करने के लिए नदी रूपी चादर को ओढ़ रखा है। अगली पंक्ति में हम चलते हैं। पास ही दहक रही। जैसे कि हमने जाना था दहक रही का अर्थ है जल रही। पास ही दहक रही अर्थात जल रही है। तो कवि यहाँ बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे पहाड़ रूपी किसान पास में उसके सामने अर्थात पास में कैसी चल रही है, पास ही दहक रही है। क्या दहक रही है? पलास के जंगल की अंगीठी। पलास का अर्थ है ये एक प्रकार का वृक्ष है जिस पर लाल लाल फूल लगते हैं। और ये पलास का फूल कहाँ है? जंगल में है। और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये शाम के में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह जंगल में जो पलास का फूल है ये अंगीठी के समान ऐसा प्रतीत होती है। यहाँ कवि बताते हैं कि पहाड़ रूपी किसान अपने सामने एक अंगीठी को देख रहा है। यह अंगीठी कहाँ से आई है? पहाड़ के सामने यह अंगीठी जल रही है। यह अंगीठी किसकी है? यह पलास के फूल हैं जो कवि को मानो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि वो अंगीठी के समान दिख रहे हैं। और पहाड़ रूपी किसान इस अपनी ठंड को दूर करने के लिए अर्थात अपनी ठंड से बचने के लिए इस अंगीठी के पास बैठा हुए हैं। और यह पहाड़ रूपी किसान इस अंगीठी से अपनी ठंड को दूर कर रहे हैं और अपनी ठंड को वो भगा रहे हैं। तो कवि बताते हैं अपनी कल्पना में कि उन्हें पहाड़ रूपी किसान मानो ठंड से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके सामने ये जंगल में पलास का जो वृक्ष है वो किस रूप में दिखाई दे रहा है? मानो अंगीठी के रूप में। जिस प्रकार हमें भी ठंड लगती है और ठंड के समय में या जाड़े के दिन में हम भी अंगीठी के पास बैठकर अपनी ठंड को
दूर करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। उसी प्रकार कवि को भी ऐसा लग रहा है कि पहाड़ रूपी किसान भी अपनी ठंड को दूर करने के लिए, उसके सामने एक जंगल है जिसमें पलास के फूल लगे हुए हैं, और वो लाल लाल पलास के फूल मानो अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं कवि को। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहाड़ रूपी किसान उस अंगीठी से अपने जाड़े को दूर भगा रहा है। अगली पंक्ति में चलते हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं, इसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में वो डूबता है। उसी प्रकार कवि को ऐसा महसूस हो रहा है कि अंधकार दूर पूर्व में, जिस प्रकार सूरज पश्चिम दिशा में डूब रहा है और धीरे धीरे अंधकार जो है पूर्व दिशा से आगे की ओर बढ़ता हुआ क्या कर रहा है, अंधेरा बढ़ते जा रहा है। यानी कि अंधकार कहाँ से आ रहा है, पूर्व दिशा से आ रहा, और पूरे आसमान पे वो छा जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये किसके समान ये प्रतीत हो रहा है, सिमटा है भेड़ों के गले सा। जैसे कि हमने जाना सिमटा का अर्थ है दुबका हुआ, और गले सा का अर्थ है समूह के समान। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई भेड़ों का समूह को हमने जैसे देखा पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ जो होते हैं वो झुंड बना के चलते हैं, वैसा समूह। उसी प्रकार कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जो आकाश से अंधेरा है वह कैसा प्रतीत हो, जैसे कि वो झुंड बना के, जिस प्रकार भेड़ झुंड बनाकर चलते हैं, उसी प्रकार अंधकार भी एक झुंड रूप में भेड़ों के गले समान, यानी कि झुंड के समान पूर्व दिशा से बढ़ता हुआ पूरा आकाश में फैल जाते हैं, पूरे आकाश में फैल जाते हैं। और चारों तरफ क्या होता है, अंधेरा छा जाता है और पूरा शाम जो है अंधकारमय हो जाता है। तो आइए एक बार फिर से समझते हैं कवि ने यहाँ क्या व्यक्त करना चाहते हैं और उन्होंने प्रकृति का किस प्रकार मनोरम रूप से चित्रण किया है, तो उसको एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर कवि ने पहाड़ रूपी किसान, जो पहाड़ रूपी किसान को उन्होंने पहाड़ को किसान के रूप में दर्शाया है, अर्थात उन्होंने कल्पना की है कि पहाड़ जो है वो उन्हें किसे रूप कैसा प्रतीत हो रहा, मानो किसान के रूप में प्रतीत हो रहा है। और आकाश जो है मानो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो किसान, पहाड़ रूपी किसान के ऊपर साफे के समान प्रतीत हो, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी साफे को बांधे हुए है। अगले भाग में बताया जा रहा है कि सूरज को उन्होंने चिल्लम के रूप में दर्शाया है, मानो पहाड़ रूपी किसान चिल्लम, सूरज रूपी चिल्लम को पी रहा है और अपनी ठंड को दूर भगा रहा है। और उसके सामने प्लास के जंगल कैसा लग रहा है, जैसे मानो जलती हुई अंगीठी हो। जैसे ठंड से बचने के लिए पहाड़ रूपी किसान इस अंगीठी से मानो अपनी ठंड को दूर कर रहा है, और उनके पैरों पर पड़ी हुई नदी मानो कैसी प्रतीत हो रही है, पहाड़ रूपी किसान को यह नदी कैसे प्रतीत हो रही है, नदी चादर के समान प्रतीत हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पहाड़ रूपी किसान अपनी ठंड को दूर करने के लिए नदी रूपी चादर को ओढ़ रखा है। और पूर्व दिशा से हमें क्या नजर आ रहा है, पूर्व दिशा से हमें यह नजर आ रहा है मानो अंधेरा। और यह अंधेरा कैसा लग रहा है, जैसे भेड़ों के झुंड, यानी कि भेड़ों के झुंड जिस प्रकार प्रतीत होते हैं उसी तरह से पूर्व दिशा से अंधेरा इस तरह आगे बढ़ा मानो भेड़ों के झुंड के समान प्रतीत हो रहा है। तो अगले भाग में हम चलते हैं। अगले भाग में कवि हमारे सामने क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं और अगली घटनाओं को हम लोग
पढ़ते हैं। इस पंक्ति में कवि ने घटना को मोड़ दिया है, अर्थात इस पंक्ति में उन्होंने जो कल्पना करते हैं कवि कि पहाड़ रूपी किसान किस प्रकार प्रतीत होता है और उसके सामने जो सूरज है वो चिल्लम के रूप में प्रतीत हो रहा था और नदी चादर के रूप में और पलाश के फूल मानो अंगीठी के समान नजर आ रहे थे। परंतु इस पंक्ति में हम एक नए विषय को जानेंगे। यहाँ तक जो कवि कल्पना कर रहे हैं ये कल्पना अब एक घटना में बदल चुकी है। आइए इस पंक्तियों को पढ़ते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्लम औंधी, औंधी का अर्थ होता उल्टी। धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि पहाड़ रूपी किसान किसी सोच में डूबे हुए रहते हैं। अचानक उनके सामने किसकी आवाज आती है? तो मोर की आवाज आती है और पहाड़ रूपी किसान को ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें आवाज लगाई हो। और हमारे साथ भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं। जिस प्रकार पहाड़ रूपी किसान किसी ध्यान में मग्न थे और उन्हें किसी ने आवाज लगाई तो वो क्या कर जाते? ठिठक जाते हैं। उसी प्रकार हम भी कभी किसी ध्यान में अगर डूबे रहते हैं और हमारे सामने या हमें कोई आवाज दे तो हमारे पास या हमारे हाथों में मानो पेन हो तो वो कोई भी वस्तु हो वो गिर जाती है। उसी प्रकार पहाड़ रूपी किसान भी किसी ध्यान में मग्न थे और सब मोर की आवाज से वो क्या करते हैं? ठिठक जाते हैं। यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। अर्थात वो जो कल्पना कर रहे थे वो एक घटना में बदल गई है। चारों तरफ छाई हुई शांति के बीच में अचानक मोर बोल पड़ता है और उन्हें ऐसा लगता है कि किसान को उन्हें कोई पुकार रहा है, सुनते हो? फिर सारा दृश्य जो है जो कवि कल्पना कर रहे थे वो एक घटना में बदल जाती है और जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलटती हो, जैसे कि सुनते हो, मोर ने जैसे आवाज लगाई, सुनते हो? चिल्लम औंधी, शाम का समय है और मोर की आवाज सुनते ही मानो जो कवि कल्पना कर रहे थे वो कल्पना से वो बाहर आ जाते हैं और एक घटना के रूप में देखते हैं कि क्या देखते हैं? शाम जो है वो क्या होती है? ढल चुकी है। सूरज जो है चिल्लम औंधिया था, चिल्लम का जिक्र यहाँ इसलिए हुआ सूरज के रूप में। चिल्लम औंधी यानी कि औंधी का अर्थ उलटी। तो सूरज क्या है? कवि देखते हैं कि सूरज डूब चुका है। जो वह प्रकृति का वर्णन कर रहे थे उस वर्णन से वो कल्पना से वो बाहर आ चुके हैं और अब वो देखते हैं कि उस घटना जो कल्पना है वो घटना में बदल जाती है। अब उन्हें ऐसा लगता है वो दिख रहे उस दृश्य को देखते हैं और बताते हैं कि चिल्लम औंधी अर्थात सूरज डूब चुका है और सूरज के डूबते ही क्या होता है? धुआं उठा। धुआं का अर्थ है यहाँ पर अंधेरा। अंधेरा हो जाता है। कवि देखते हैं कि सूरज डूब चुका है और अंधेरा छा गया है और चारों ओर अंधेरा। जिस प्रकार हम एक देखते हैं कि चिल्लम जो है वो चिल्लम जो कि यहाँ सूरज के रूप में बताया गया है तो कभी भी जलती हुई आग बुझने लगती है तो धुआं उठने लगता है। उसी प्रकार चिल्लम जो है सूरज जो है वो डूब चुका है और अब मानो कवि को ऐसा लग रहा है कि चारों ओर अंधेरा अंधेरा छा गया है और असल में यहाँ कोई अंधेरा नहीं, यहाँ सूरज डूबने का ही चित्रण किया गया है। सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। अर्थात कवि जो कल्पना कर रहे थे उस कल्पना अब एक घटना में बदल गई है और जो वो कल्पना पहाड़ रूपी
किसान के रूप में देख रहे थे, सूरज को चिल्लम के रूप में देख रहे थे, नदी को चादर के रूप में देख रहे थे और पलाश के जंगल को कैसे अंगीठी के रूप में देख रहे थे। तो इस प्रकार वो घटना जो है उनके सामने वास्तविक हो जाती है। अब वो कल्पना से वो बाहर आ गए हैं और अब देखते हैं कवि कि सूरज डूब चुका है और चारों ओर अंधेरा छा गया है और कवि की कल्पना यहाँ समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान में शाम के समय का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। शाम का प्रकृति दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस दौरान पहाड़ बैठे हुए किसान किसी किसान के समान दिख रहे हैं और यहाँ पर कवि ने पहाड़ को किसान के रूप में दर्शाया है और ये पहाड़ रूपी किसान कैसा प्रतीत हो रहे हैं, मानो वो ठंड से ठिठुरते हुए प्रतीत हो रहे हैं और आकाश उसके माथे पर बंधे हुए एक साफी की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश जो है वो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ रूपी किसान जो है उसके वो बैठे हुए हैं और आकाश उसके माथे पर बंधे हुए पगड़ी के समान रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ के नीचे जो बह रही है, कवि कल्पना करते हैं कि उन्हें नदी के रूप में दिखाई दे रही है, जैसे मानो कि किसान के पैरों पर पड़ी हुई सफेद चादर सी उन्हें लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल किसी अंगीठी के समान दिखाए, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहाड़ रूपी किसान अपनी ठंड को दूर कर रहे हैं। और फिर पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा भेड़ों के गले का अर्थात भेड़ों के झुंड के समान लगता है। और उसके दूसरी पंक्तियों में हमने जाना कि जो कवि कल्पना कर रहे थे पहाड़ को किसान के रूप में, अब वो जो कल्पना है वो एक घटना में बदल गई है और उस कल्पना से कवि बाहर आते हैं और क्या देखते हैं कि वो जो कल्पना कर रहे थे उसमें इतना वो खो जाते हैं कि उस घटना से कल्पना से जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सूरज रूपी चिल्लम वो डूब चुका है, अर्थात सूरज डूब चुका है। वो कल्पना समाप्त हो गई जो कवि देख रहे थे और चारों ओर अंधेरा छा जाता है और कवि की कल्पना यहाँ समाप्त हो जाती है। तो इस तरह इस कविता में कवि ने प्रकृति के बहुत ही सुंदर सुंदर मनोरम दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और बताया है कि प्रकृति जो है हमारे जीवन का प्रमुख भाग है और इसकी सुंदरता का वर्णन हमें मुख्य रूप से करनी चाहिए। उन्होंने किस प्रकार एक साधारण से पहाड़ को एक किसान के रूप में दर्शाया है और उनके ऊपर जो आकाश है मानो ऐसा प्रतीत हो रहे है जैसे वो एक पगड़ी के समान, पहाड़ रूपी किसान एक पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। उनके सिर पर आकाश एक पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। चिल्लम जो है और सूरज जो है वो चिल्लम के समान प्रतीत हो रही है और नदी जो है वो चादर के समान प्रतीत हो रही है। और पास ही दहक रही है पलाश के जंगल में जो पलाश के पेड़ है, एक वृक्ष है पलाश, और वो कैसे प्रतीत हो रहा है, उसके फूल मानो एक अंगीठी के समान। अंगीठी का अर्थ होता है अग्नि पात्र, यानी कि आग रखने वाला पात्र। इस तरह कवि ने प्रकृति के मनोरम दृश्यों का हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे के अगले भाग में हम शाम एक किसान के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।